जय हिंद बच्चों। नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वुमेन के लिए जो मैरिज एज है वो कितना कर दिया गया है? 21 ईयर्स कर दिया गया है। राइट, पहले कितना था? पहले जो है वो 18 ईयर्स था और अब कितना कर दिया गया है? वो है 21। तो इसको लेकर जो है अभी न्यूज़ भी आई है, ठीक है। अलग अलग न्यूज़पेपर में जो है आर्टिकल्स भी लिखे गए, जैसे आपका इंडियन एक्सप्रेस पेपर में जो है अमिता पित्रे ने जो है ये आर्टिकल लिखा है। तो चलिए इस आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो मिनिमम एज का जो कॉन्सेप्ट है शादी के लिए जो है ये क्यों लाया गया है? तो इसलिए लाया गया है कि ताकि जो है जो चाइल्ड मैरिजेज है उसको रोका जा सके। और क्यों लाया गया है? ताकि जो माइनर्स हैं उनको जो है सेक्सुअल अब्यूज से या और बाकी तरह के अब्यूज से जो है जो बचाया जा सके। राइट, तो इन दो पर्पजेस की वजह से जो है क्या लेकर आए हैं, आपका जो है मिनिमम एज ऑफ मैरिज लेकर आए हैं। अलग अलग एक्ट इसके ऊपर क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जो है वो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जो कि ये कहता है कि फीमेल्स के लिए जो मैरिज एज है वो 18 है और जो मेल है उनके लिए कितना है? 21 है। ठीक है, अब बात करें हम स्पेशल मैरिज एक्ट की, जो कि 1954 में आया था। इसमें क्या कहा गया है? सेम बात कि फीमेल के लिए जो है 18 ईयर्स और मेल के लिए जो है 21 ईयर्स जो है एज डिसाइड किया गया है। चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रिवेंशन एक्ट जो है, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी पार्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है अलग अलग जो गोल्स जो हैं डिसाइड किए गए हैं। तो इसमें जो 5 नंबर का जो गोल है यानी कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो इसके अंडर आता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, अब सवाल एक और है, वो ये कि ये जो मैरिज जो एज जो है ये जो बढ़ाया गया है इसका पर्पस क्या है? गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो वो इसलिए कर रही है ताकि जेंडर न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट को जो है वो अप्लाई कर सके। क्योंकि सर यहाँ कैसे जेंडर न्यूट्रलिटी का एक्ट आएगा? देखिए, मेल के लिए जो है वो है 21 ईयर्स, फीमेल्स के लिए जो है वो है आपका 18 ईयर्स। राइट, और जब हम बात करते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी की तो इसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए जेंडर न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट के अंडर जो है दोनों एज को क्या करना होगा? इक्वल लेवल पे लाना होगा। इसीलिए 21 ईयर्स एज जो है फीमेल्स के लिए भी जो है अप्लाई किया गया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, जो फीमेल के लिए जो मैरिज एज की जो बात कर रहे हैं इसमें सेकंड और जो थर्ड पॉइंट जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो क्या है कि जब भी कभी किसी फीमेल की शादी होती है और जब वो आगे अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं तो इससे जो है मतलब कि दोनों को खतरा हो जाता है अगर वो माइनर है या उनकी एज जो है पूरी नहीं है। कैसे एक होता है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके मतलब कि हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है एंड डेफिनेटली वुमेन के हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। तो अगर हम जो है 18 से बढ़ा के 21 कर देते हैं तो इसका जो फायदा जो है वो क्या मिलेगा? फीमेल को भी मिलेगा और उसके होने वाले बच्चे को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है वो ज़्यादा मैच्योर होगी और उसकी मैच्योर बॉडी जो है वो होने वाले बच्चे के लिए भी जो है काफ़ी ठीक रहेगी। और इससे जो आपका IMR है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR जो है यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों जो है कम हो जाएंगे। राइट, इसके अलावा और क्या है? जो फीमेल की हम बात करें तो फीमेल का जो ओवरऑल जो उसका जो हेल्थ है, आपका मेंटल वेलबींग है, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें जो है इस बात का ध्यान रखना होगा और इस चीज़ से जो है फीमेल को काफ़ी फायदा होगा। और ये जो है एक बात ध्यान रखें, हम जब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल सिर्फ एक फीमेल नहीं है, उससे जो है उसका बच्चा भी जुड़ा हुआ है यानी कि उसका बेबी भी जुड़ा हुआ है, उसकी फैमिली भी जुड़ी हुई है। तो सभी लोग उसके वेलबींग से जुड़े हुए हैं। तो एक फीमेल की वेलबींग से जो है फैमिली और उसके होने वाले बच्चे पर भी फर्क पड़ता है। आपने सुना होगा कि अगर आप किसी एक मेल को पढ़ाते हैं तो आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, अगर आप किसी फीमेल को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। तो इसीलिए फीमेल के वेलबींग पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। तो एज ऑफ लीगल मैरिज की बात करें तो अलग अलग देशों में क्या है? तो चाइना में जो है गर्ल्स के लिए 20 है, राइट, बॉयज़ के लिए 22 है। बांग्लादेश, बाकी जगह पर जो है 18 बहुत सारे देशों में है। 20 सिर्फ आपको जापान में देखने को मिलता है और दूसरा चाइना में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ ध्यान दें कि जब हम इन दो देशों की बात कर रहे हैं तो यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से बूढ़ी हो रही है। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके देखें तो आपको समझने में आसानी होती है। वहीं मेल की बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी हाई है तो वहाँ पे 21 है। लेकिन वहाँ बाकी देशों की बात करें जैसे कि आपका यूके में 18 है, रशिया, ब्राज़ील, US, जो डेवलप कंट्रीज जो हैं, अगर मैं ब्राज़ील को हटा देता हूँ, जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर शादी की उम्र जो है वो 18 ईयर्स है। राइट, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो है 2015-16 में जो चाइल्ड मैरिजेज हुए थे वो 27% हुए। वहीं 2019-20 में जो है ये घटकर जो है 23% हो गए। तो लोगों का ये कहना है कि
जब बिना एज के बढ़ाए चाइल्ड मैरिजेस कम हो रहे हैं तो फिर हमें एज बढ़ाने की जरूरत क्या है? लेकिन गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि बेशक 27 से 23% हुआ है, लेकिन हमें इसको बड़ी तेजी से कम करना होगा। अगर हम जो है चाहते हैं कि फीमेल की वेलबींग का ध्यान रखना चाहते हैं, तो फिर चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर से जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो इसीलिए एज को जो है अब कम करना चाहिए, राइट। एक टाइम तक हमने जो है 18 किया, ठीक है। आपको याद होगा कि पहले जो है 14 ईयर्स था, उसको बढ़ाकर हमने 18 ईयर्स किया, अब जाके 21 किया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हमारी उस तरह से मैच्योर हो रही है। तो अब इसके लिए एक कंसेंसस बन चुकी है, तो हमें जो है 21 कर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात है, वो ये कि चाइल्ड मैरिजेस होते क्यों हैं? तो इसके मोटा मोटी दो रीजन है। पहला कि गर्ल्स को जो है उनको एजुकेशन से दूर रखना, और दूसरा जो है गर्ल्स को जो है लाइवलीहुड नहीं मिलना, ठीक है। तो स्कूल ड्रॉप आउट गर्ल्स का होता क्यों है? तो सबसे पहला कारण यह है कि उनके घर के आसपास जो है सेकेंडरी स्कूल्स नहीं होते, ठीक है। तो फिर क्या होता है, घर में खाली बैठी हैं तो फिर कुछ नहीं समझ में आता पेरेंट्स को, वो सोचते चलो इसकी शादी कर दें। दूसरा क्या है कि स्कूल वगैरह में जो है सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उनको काफी दिक्कतें आती हैं, और फिर अगर वो बाहर जाती हैं तो उनको लड़के छेड़ते हैं, तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा है, एम्बैरेसमेंट से बचने से अच्छा है कि हम क्या कर लें, उनकी शादी कर दें। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फीमेल जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो आए दिन हमें कई तरह के केसेस मिलते रहते हैं, एव टीचिंग के, ठीक है, स्टॉकिंग के, अलग अलग तरह के केसेस मिलते हैं। तो इसीलिए जो आसपास का माहौल है वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो सोचते हैं कि चलो इससे बचने का सबसे सिंपल तरीका है उनकी क्या कर दें, शादी कर दें। फिर है सेक्सुअल हैरासमेंट, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रिलेटिव्स के द्वारा हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। फीमेल किसी भी जगह पर सुरक्षित नहीं है। तो फिर पेरेंट्स को फिर लास्ट में एक ही बात समझ में आती है कि सबसे अच्छा है क्या कर दें, शादी कर दें, ताकि हमारे ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाए, टल जाए। इन द लास्ट नॉट लीस्ट जो है, जो फीमेल्स को जो पीरियड्स की जो प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए जो है हमारे स्कूल वगैरह में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है कोई सुविधा नहीं होती है। तो इन चीजों से बचने के लिए जो है सोचते हैं कि क्या करें, शादी कर दें। लास्ट में उनके पास एक ही क्विक फिक्स सॉल्यूशन है कि गर्ल्स की शादी कर दें। अब एक दूसरी बात आती है, वो क्या आती है कि लैक ऑफ एक्सेस टू लाइवलीहुड। क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना एक बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है लड़कियों से काम करवाना पसंद नहीं करते। अब क्योंकि वो काम नहीं कर रही तो फिर क्या है, लास्ट ऑप्शन फिर वही, शादी कर दे। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं करती? तो क्योंकि हमारे यहाँ पे पेट्रियार्कल माइंडसेट है। पेट्रियार्कल माइंडसेट में क्या है कि वो ये मानते हैं कि भाई काम करना जो है वो मेल का काम है, और घर संभालना जो है वो फीमेल का काम है, ठीक है। यहीं से दूसरी चीज आती है, वो ये कि भाई अगर बाहर जाएगी तो पता नहीं क्या कहीं से अफेयर हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो तो इम्प्योर हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि उसको घर की चार दीवारी हम क्रॉस करने ही ना दें। ये उनकी माइंडसेट होती है। इसके अलावा फीमेल्स के लिए जो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम है, ठीक है। नो डाउट आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जो है, साउथ एशिया के अगर कंट्रीज की बात करें तो यहां पर फीमेल्स के लिए जो है क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। बेशक आज न्यूज आ रहा है कि एनडीए में फीमेल्स के लिए जो है अलाउ कर दिया गया है, क्या वो भी जो है मतलब कि फॉर्म भर सकती हैं, वो भी कमीशन वाली रैंक में जा सकती हैं। लेकिन सोच के देखिए, आजादी के 70 साल के बाद हम जो है इस जगह पर आए कि आप जो फीमेल जो है वो आर्मी में जा सकती हैं। तो अभी सोच के देखिए कहां कहां पर जो है उनको अभी गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू जो है उनके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज के जो गेट्स हैं वो ओपन करने पड़ेंगे। इसके अलावा फीमेल का क्या है कि वो मान के चलते हैं कि भाई घर का काम जो है वो तो फीमेल ने ही करना है। तो जब घर का काम फीमेल ने करना है और घर का काम सीखने में 1 से 2 साल में सीख जाती हैं, तो उसके लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत तो है नहीं, राइट। तो फिर जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई तो जल्दी से जल्दी उनकी शादी कर दो, क्योंकि बाकी ट्रेनिंग अपने ससुराल में ले लेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो उससे भी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारा जो इकोसिस्टम जो है वो मतलब गर्ल्स छोड़िए, बॉयज के भी स्किल डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। और इसीलिए जो है मतलब लोगों की जो पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं वो काफी कम है, क्योंकि उनके स्किल डेवलपमेंट पे बिल्कुल फोकस, अगर मैं कहूं बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा। इस बात को मानना पड़ेगा। और इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये वो 2 रीजन है कि अगर गर्ल्स के लिए जो है स्कूल ड्रॉप आउट का हम जो है क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो है स्कीम भी चलाई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट। और इसके अलावा जो है हमें अगले पर भी काम करना पड़ेगा, वो ये कि उनको क्या मिले, आपका लाइवलीहुड तक उनका एक्सेस हो, ठीक है। चाहे इसके लिए जो है अलग अलग बैंकों के थ्रू उनको लोन मिले, ठीक है, चाहे उनको जो है स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें, और भी इस तरह की चीजों पर हमें ध्यान देना होगा।
अब एंटी चाइल्ड मैरिज की जब मैं बात करता हूँ, इस मूवमेंट की बात करता हूँ, तो इसमें अगर मैं रकमाबाई की बात ना करूँ तो फिर ये बात जो है बेमायने हो जाती है। तो सवाल ये है कि कौन थी रकमाबाई? तो ये जो है आपकी फर्स्ट फीमेल प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर में इनका नाम आता है। ठीक है, वैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो आनंदी गोपाल आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वन ऑफ द फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें रकमाबाई का नाम आता है। 1864 में जो है ये पैदा हुई, 11 साल की एज में जो है इनकी शादी हो गई। ठीक है, किससे शादी हो गई? दादाजी भिगाजी से जो है इनकी शादी हो गई। लेकिन ये अपनी मदर के साथ रहती थी। क्या रहती थी? अपनी मदर के साथ रहती थी। मदर जो है विडो थी। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो मदर की सारी प्रॉपर्टी जो है वो रकमाबाई को मिल गई। राइट, अब इनके हस्बैंड को याद है, अरे मेरी तो एक वाइफ भी है जिसके नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टी है। तो उसने क्या किया, रकमाबाई को जो है नोटिस भेजा कि भाई अब आप मेरे साथ आकर रहें। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से अपनी मदर के साथ रहती हूं, तब तो आपने मेरी कोई खबर नहीं ली। अब जब प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आ गई है तो अब आप चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं। इस पूरी कहानी में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया जी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ठीक है जी, और आपको जान के ताज्जुब लगेगा क्योंकि सोसाइटी हमारी क्या है, पेट्रियार्कल है। जो जज हैं वो भी उसी माइंडसेट से हैं, जो वकील है वो भी उसी माइंडसेट से हैं। फैसला इनके खिलाफ जाता है, रकमाबाई के खिलाफ जाता है कि भाई आपको जो है उनको, यानी कि रकमाबाई को जो है अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में रकमाबाई जो है वो क्या करती हैं, वो जो है ब्रिटेन की जो महारानी है उनको जो है एक लेटर लिखती है। ठीक है भाई, आप भी एक महारानी है, मतलब तो क्या आपके रहते हुए किसी भी फीमेल के साथ इस तरह का अत्याचार हो, अन्याय हो, क्या ये सही है? एंड उसके बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है। ठीक है, न्याय का फैसला जो है वो मतलब पलट दिया जाता है। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब लगेगा कि जो फर्स्ट डाइवोर्स केस की बात करें तो शायद वो रकमाबाई का ही था। ठीक है, और उसके बाद जाकर जो है ये आती हैं और अपने एजुकेशन को कंप्लीट करती हैं, फिर वो डॉक्टर बनती हैं और इंडिया में आकर प्रैक्टिस करती हैं और कई सारे किताबें लिखती हैं। तो बहुत ही आइकनिक फिगर हैं कौन? रकमाबाई। अब मैं और दो लोगों के नाम लेना चाहता हूं। एक है आपके बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है, इनका नाम लिए बिना जो है चाइल्ड मैरिज मूवमेंट की बात जो है खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ठीक है, इसको पास करवाने दो लोगों का सबसे बड़ा रोल था। एक डेफिनेटली रकमाबाई का, ठीक है, और दूसरा जो है बहराम जी मालाबारी का। इन दोनों का अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें ये मतलब कि ये रूलिंग आई, क्या रूलिंग आई कि शादी के लिए जो एज जो है अब 10 से क्या कर दिया जाएगा, 12 ईयर्स किया जाएगा। ठीक, सोच के देखो, 12 साल में बच्चियों की शादी की जा रही थी और जबकि उससे पहले 10 साल थी। तो किस तरीके, वो बिल्कुल ही मेंटली और फिजिकली फिट नहीं थी शादी के लिए। लेकिन मूवमेंट कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ता है। तो 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है इस बात को जो है अच्छे से समझाता है। एंड देन फिर 1929 का शारदा एक्ट, जिसे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट कहते हैं। इसका नाम शारदा एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि राय साहिब हरबिलास शारदा नाम के पर्सन ने जो है इस एक्ट का जो है सदन में रखा था। ठीक है, इसमें जो है फीमेल के लिए मैरिज एज कितनी डिसाइड की गई? 14, और बॉयज के लिए जो है 18 ईयर्स डिसाइड की गई। ठीक है, अब एक व्यक्ति और हैं, जब तक उनका नाम नहीं लेंगे तो ये जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो मूवमेंट है ये पूरा नहीं होता। लेकिन यहां पर जो है छोटा सा डिस्प्यूट भी है, तो चलिए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले नाम है किस व्यक्ति का? वो है केसी सेन, केशव चंद्र सेन। ये साहब जो ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, ये साहब जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से भी जुड़े हुए थे, उसके सेक्रेटरी भी थे ये। ठीक है, इनका झुकाव क्रिश्चियनिटी की तरफ होने लग गया, इसीलिए ब्रह्म समाज से ही अलग हो गए और इन्होंने अपना मतलब की सोसाइटी बनाई जिसका नाम था आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। राइट, इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि चाइल्ड मैरिज के ये खिलाफ थे, उसके खिलाफ जो है मूवमेंट चलाते रहे। राइट, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इनके एफर्ट की वजह से ही जो है नेटिव मैरिज जो है मतलब लीगलाइज हुआ, ये एक्ट सामने आता है। लेकिन खुद इन्होंने इस एक्ट को जो है अंगूठा दिखा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन्होंने अपनी डॉटर जो कि उस टाइम 14 साल की थी, उसकी शादी जो है कूच ऑफ बिहार, कूच ऑफ बिहार वेस्ट बंगाल में है। कहीं सोचा बिहार है तो बिहार में होगा, नहीं, कूच बिहार वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल के कूच बिहार के प्रिंस जो कि 15 ईयर्स के थे, उससे शादी करवा कर खुद अपने जो मूवमेंट को जिसको चला रहे थे, ठीक है, जो लोगों के सामने जो वो थ्योरी रख रहे थे, प्रिंसिपल रख रहे थे, उसका इन्होंने मजाक उड़ा दिया। एनीवे, तो ये चारों नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं रकमाबाई की बात करूं, चाहे मैं बहराम जी मालाबार की बात करूं, चाहे मैं जो क्या नाम है राय साहिब हरबिलास शारदा जी की बात करूं, या फिर मैं केशव चंद्र सेन जी की बात करूं। तो ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी चाइल्ड मैरिज मूवमेंट की बात होगी, इन चारों का नाम जो है बिल्कुल गोल्डन मतलब के लेटर्स में लिखा जाएगा। अब हम बात करें, एक त्योहार है जिसका नाम है अक्षय तृतीया। ठीक है, अक्षय तृतीया को जो है चाइल्ड मैरिजेस का हॉट बेड माना जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं अक्षय तृतीया क्या है। ये 24 अप्रैल को आता है। ठीक है, ये बहुत ही हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बहुत ही शुभ दिन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें ये मानते हैं कि लक्ष्मी घर आती हैं, विष्णु जी की इसमें पूजा की जाती है।
तो ये इसका जो है रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। अब जरा देखें इसका कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो होता क्या है कि इस टाइम पर हमारी फसल कटती है, तो फसल कटकर किसानों के पास पैसा आता है, तो वो जो पैसा आता है तो यानी वो लक्ष्मी जी के आने का सिंबल है। तो ये हो गया इसका जो है आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है। अब इसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या है? कल्चरल एस्पेक्ट ये है कि आपको पता है कि जो बेटी है या फिर जो बहू है, इनको लक्ष्मी का सिंबल माना जाता है। तो अगर इस दिन कोई भी परिवार शादी करके बहू को अपने घर लेकर आता है तो मान के चलते हैं कि लक्ष्मी जी आई हैं। जरा ध्यान दें, आपका रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है? माता लक्ष्मी, ठीक है। कल्चरल एस्पेक्ट क्या है आपका? वो है आपका त्योहार हो गया आपका, या मतलब कि बहू बेटी को लक्ष्मी का सिंबल माना। इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? कि फसल कट कर आई है, ठीक है। ये तीन इसके एस्पेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इस अक्षय तृतीया वाले दिन, ठीक है, जो बहुत सारी जो है बाल विवाह आपके होते हैं, स्पेशली कौन से रीजन में? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो रूरल बेल्ट है वहीं पर ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, वो क्या? ये जो अक्षय तृतीया है सबको पता है कि 24 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये खुलेआम शादियां होती हैं और कोई इसको रोक नहीं पाता। क्यों नहीं रोक पाता? इसको समझने के लिए आपको इसमें स्टेक होल्डर को समझना होगा। पहले तो पेरेंट्स हो गए। कौन हो गए? क्योंकि बच्चों की तो बात ही ना करें, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता, ठीक है। तो पेरेंट्स हो गए, ठीक है, वो जो है अपनी परंपराओं से बंधे हुए हैं, ठीक है। दूसरे कौन है आपके? पुलिसमैन वगैरह जो है। लेकिन ये सोसाइटी में रहना इन्होंने, तो ये क्या करते हैं? कहते सर हम क्या करें, ये लोग जो है हम तो जाते हैं छापा मारने के लिए लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चलता, और ये लोग जो है चोरी छुपे जो है ये शादियां कर देते हैं, राइट। तो हम इसलिए कुछ कर ही नहीं पाते, ठीक है। अब इतना लेम आर्गुमेंट कोई और दे सकता है? ये तभी दे सकते हैं जब आप एक्शन नहीं लेना चाहते, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बोलते हो कि सर गांव के लोग जो हैं सीक्रेटली शादी कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। अरे शादी हो रही है, इतने लोग इकट्ठा होंगे, कैसे सीक्रेटली हो सकती है? एनीवे, और जो थर्ड जो है वो है आपके जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, या आपके जो है डीएम है, ठीक है। इनके बारे में भी कहा जाता है कि खासतौर से अगर मैं पॉलिटिशियंस की बात करूं, क्योंकि जो लोकल पॉलिटिशियन जो हैं, क्योंकि उनको वोट उनसे लेने हैं, तो ये उन लोगों पर हाथ नहीं लगाते, ठीक है। तो अक्षय तृतीया चाइल्ड मैरिज में इसकी एक अपनी मतलब की इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान रखना है। जब आप लोग मतलब जो बच्चे जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अगर डीएम बनते हैं, तो आपको जो है सोचो कि आप सेम डे एक्शन ले लो, ये नहीं हो सकता। आपको पहले से पता है कि भाई चाइल्ड मैरिज होनी है, ठीक है, तो आप पहले से ही जो उसको रोकने के लिए जो है क्या करें, आप अपना जो है एक्शन लें, ठीक है। पहले से ही प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी अपना करें, ठीक है, लोगों को उसमें शामिल करें, लोगों को जो है अवेयर करें, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज जो है इस तरह से इसका अक्षय तृतीया का मिसयूज होता रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बोल चुके हैं, टू सेव द डॉटर्स फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन इट इज नेसेसरी दैट दे आर मैरिड एट द राइट एज। ध्यान दें, राइट एज, ठीक है, कि सही समय पर उनकी शादी हो, तभी जो उनको माल न्यूट्रिशन से उनको मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, अभी जैसा आपको पता है कि हमारी कैबिनेट ने जो है उन्होंने मतलब कि इस ड्राफ्ट को ओके किया है कि भाई फीमेल्स की जो मैरिज एज है वो 21 होगी, राइट। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब कि हवा में डिसाइड किया। हुआ क्या था कि जो बजट है आपका 2021 का जो है, इसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने इस बात के लिए मतलब अनाउंस किया था कि एक जया मतलब कि जेटली कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम बाद में क्या पड़ा, जया जेटली कमेटी। क्यों? क्योंकि इसकी हेड कौन थी? जया जेटली जी थी, ठीक है। ये कौन थी? ये आपके जो समता पार्टी की प्रेसिडेंट रही हैं। तो 20 में जो है ये आपका कमेटी बनाया गया, जिसका पर्पस क्या था? जिसका पर्पस जो है वो आपका था कि भाई ये जो वुमेन की जो एज है, ठीक है, उसका रिलेशन जो है, जो मैरिज एज जो है, उसका रिलेशन आईएमआर एमएमआर से क्या है, ठीक है, राइट। तो इस चीज को समझना था। दूसरा कि वुमेन के लिए जो है एजुकेशन के मतलब तक उनकी एक्सेस कैसे बढ़ाई जाए। तीसरा जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि गवर्नमेंट को जो है एक ऐसी मतलब कि टाइमलाइन पॉलिसी जो है आप रेकमेंड करें जिसको वो आगे इंप्लीमेंट करें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये कि कौन कौन से अमेंडमेंट किए जाएं एग्जिस्टिंग लॉ में ताकि ये चीजें हो पाए, ठीक है। ये किया किसने था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया था, ठीक है। तो ये जया जेटली कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोगों का फोकस जो है वो 18 से 21 पर होगा, लेकिन यूपीएससी पॉसिबल है कि वो जया जेटली कमेटी पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान देने की जरूरत है। अब इस कमेटी ने क्या क्या रेकमेंड किया, सबसे पहले ध्यान दें, ठीक है। ध्यान क्या दें कि इन्होंने पहली बात ये बोली कि वुमेन के लिए जो मैरिज एज है वो 18 से 21 ईयर किया जाए, ठीक है। तो ये जो हमारी कैबिनेट ने जो डिसाइड किया है, ये जया जेटली कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर किया है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 21 ईयर एज कर दीजिए, इसके अलावा उन्होंने और भी चीजें बोली। वो क्या बोली? वो उन्होंने कहा कि जो गर्ल्स का जो है स्कूल और कॉलेज के लिए जो एक्सेस है वो बढ़ाएं,
ठीक है, जो अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, बस, जो भी हो सके उन चीज़ों की व्यवस्था करें, रोड्स अच्छे हों, इन चीज़ों की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर गर्ल्स नहीं पढ़ेंगी तो डेफिनेटली वो फिर चाइल्ड मैरिज की तरफ ही जाएंगी। अगर उनको उनका एजुकेशन चलता रहेगा तो फिर माँ बाप के मन में जो है या सोसाइटी के मन में जो है उनकी शादी के लिए उतनी चिंता नहीं आएगी। और सिर्फ उनको स्कूल के और कॉलेज का एजुकेशन नहीं देना, बल्कि उनके स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से ही काम नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो मार्केट के हिसाब से नहीं है। तो इसीलिए मार्केट के हिसाब से भी उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो वो काम कहां से होगा? वो उनको जो है, जब हम स्किल एंड बिजनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गर्ल्स को भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे, जब वहां गर्ल्स जाएंगी वो ज्यादा से ज्यादा जॉब्स की तरफ जाएंगी, अपना एंटरप्रेन्योर बनेंगी, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगी, तब जाकर जो है ये पॉसिबल हो पाएगा कि उनके मैरिज की एज जो है आगे बढ़े। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मतलब कि स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को जो है स्कूल में ही सेक्स एजुकेशन मिले, ताकि उन्हें पता हो इन सारी चीज़ों के बारे में कि किस तरह से जो है उन्हें जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। और क्या बोला उन्होंने? कहा कि देखिए ये सारे रिफॉर्म एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान दें इन रिफॉर्म एक्ट्स जो मेजर जो हैं, ठीक है, ये इंजन है। और ये जो एक्ट है, जैसे अभी क्या आपने 18 से 21 ईयर्स के लिए एक्ट बना दिया जाए, तो उस एक्ट से पहले रिफॉर्म्स एक्ट लाने चाहिए। यानी कि अगर मैं ट्रेन से इसको मैं कंपेयर करूं तो जो रिफॉर्म मेजर्स हैं वो इंजन है और जो एक्ट्स हैं वो आपके जो है बॉगी हैं। समझे नहीं समझे? लेकिन हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो इन एक्ट को कहां डाल रही है? आपका वो डाल रही है इंजन बना रही है। ये नहीं होगा। तो पहले रिफॉर्म मेजर्स, उसके बाद एक्ट्स। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये करती है कि पहले एक्ट फिर रिफॉर्म मेजर्स, तो फिर इनका जो है कोई मतलब नहीं रह जाता, ये बेमानी हो जाती है। दूसरी बात जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली इस कमेटी ने, वो ये कही कि भाई हमें जो है एक पूरा का पूरा जो है सोशल मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, एक कैंपेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को हम मोटिवेट कर सकें। क्योंकि सिर्फ एक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, राइट? तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि मास लेवल पे कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इन दोनों चीजों पर जो है हमें पहले ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम एज वगैरह बढ़ाएं, राइट? जय जेटली कमेटी ने ये जो बातें कही, ठीक है, तो क्या उन्होंने हवा में कह दी? नहीं जी, इन्होंने भी जो है पूरा फीडबैक मैकेनिज्म अपना बताया। इन्होंने बताया कि इन्होंने 16 यूनिवर्सिटीज के जो है पूरे देश में जो अलग अलग जो यंग एडल्ट थे उनसे फीडबैक लेकर जो है ये चीज़ें बनाई हैं। इसके अलावा जो है आपका 150 के आसपास जो है एनजीओज थे जो दूर दराज के थे और जो आपके मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के थे, उन लोगों से बात करके जो है उन्होंने जो है ये रिकमेंडेशन दी है। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट वो ये कि सभी रिलीजन के लोगों को, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, सबको मतलब कि ध्यान में रखकर जो है ये फीडबैक लिया गया, उसके बाद ये बातें कही गई हैं। क्लियर है? लेकिन अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि बहुत से लोग जो हैं, जो एज जो आपका 18 था उसको 21 करने के जो है फेवर में नहीं है, जबकि हमें पहली नज़र में इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। हम सभी एग्री करते हैं कि वुमेन की एज अगर 18 से 21 होती है तो उसके लिए, उसके होने वाले बेबी के लिए, उसके फैमिली के लिए, सबके वेलबींग के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग जो हैं इससे क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो कौन है वो लोग? सबसे पहले उसको देखते हैं। तो जो भी चाइल्ड एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं वो सभी के सभी इसके अगेंस्ट हैं। दूसरे कौन से लोग इसके अगेंस्ट हैं? जो पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। अब देखिए ये एक फर्क होता है। इसी को लेकर जो है मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, वो ये कि 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात आ रही थी, ठीक है, और मैं शुरू से ही 2 चाइल्ड पॉलिसी का जो है मैं सपोर्टर था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पर जो है जब मैं अलग अलग लोगों से मिला तो मुझे कुछ बातें पता चली। क्या पता चली? वो ये कि अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी कर देते हैं, ठीक है भाई, कंपलसरी 2 चाइल्ड पॉलिसी होगी, 2 से अगर 3 हुआ तो आपको सजा मिलेगी या आपके ऊपर जो है कुछ एक्शन लिए जाएंगे। तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे कि भाई जैसे ही उनका जो है कोशिश रहेगी कि फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड जो है उनके बॉय चाइल्ड, मेल चाइल्ड, उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे जो सेक्स रेशियो पर जो है इसका ड्रास्टिकली इफेक्ट पड़ेगा इसका, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसे कि हमने करके देखा कई जगह पंचायत में, खासतौर से मुझे हरियाणा की पंचायत का मुझे ध्यान आ रहा है कि वहां पर जिस सरपंच को जो है मतलब आइडल सरपंच का मतलब अवार्ड मिलता है, लेकिन 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 नेक्स्ट टाइम जब एक एक्ट पास होता है कि भाई कि जो भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कम से कम पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है, 10th पास होनी चाहिए। अब सोच के देखिए कि ये भी बहुत अच्छा हमें लॉ लगता है कि भाई जब हम एक चपरासी के पोस्ट के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो फिर क्यों नहीं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटीज के हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे एमपी हैं, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों ना फिक्स किया जाए। अब ये पहली बार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही जैसे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी में सुनने को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जो लोग गाँव के हैं, जो गाँव की प्रॉब्लम को समझते हैं, वो ही इससे दूर हो गए।
आपको क्या लगता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह बात नहीं समझ में आई थी? बिल्कुल आई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? इसीलिए नहीं रखा क्योंकि इससे जो डेमोक्रेसी का जो रियल मतलब है, जो रियल गोल है, उससे वो दूर हो जाएंगे। क्लियर है? तो यही चीज यहां पर आ रही है। एक बार सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है 18 से 21 कर देना चाहिए, लेकिन ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये जो एक्सपर्ट हैं, ये इसके खिलाफ हैं। ठीक है, उनका ये कहना है कि 18 से 21 करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले रिफॉर्म मेजर्स होने चाहिए, उसके बाद एक्ट आना चाहिए। जो मैंने आपको इंजन और बॉगी वाला बताया था कि पहले इंजन आएगा फिर बॉगी आएगा, यानी कि पहले रिफॉर्म मेजर्स आए। रिफॉर्म मेजर से क्या मतलब है? रिफॉर्म मेजर से मतलब है कि वुमेन के एजुकेशन के एक्सेस को बढ़ाया जाए, उनके लाइवलीहुड पर उनका एक्सेस उसको बढ़ाया जाए, उनकी अपॉर्चुनिटीज को, जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए, उसके बाद जाकर यह काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और शायद इसके बाद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जरा जो इसके क्रिटिक है वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये जो एक्ट बनाया गया है ये रियल समस्या पर फोकस कर ही नहीं रहा। ठीक है, और दूसरी समस्या क्या है कि जो इसके रिजल्ट आएंगे, जिससे जो मतलब जो नुकसान होगा, उसको ये इग्नोर कर रहा है। तो क्या बात आ गई कि जो रियल प्रॉब्लम है उस पर ये फोकस नहीं कर रहा, और दूसरी बात जो इसके रिजल्ट आएंगे, किसके रिजल्ट आएंगे? जब आप 18 से 21 ईयर एज मैरिज एज फीमेल की कर देते हैं, उससे जो रिजल्ट आएंगे उसको ये इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो जरा देखें क्यों। अब जरा यहां पर जब हम 18 से 21 ईयर एज करते हैं तो यहां पर दो बातें समझने की है। वो क्या कि अगर शादी, मतलब कि जिन लड़कियों की शादी 21 से पहले होगी तो उनके मैरिज का क्या होगा? क्या आप उसे जो है मतलब कि विदाउट मेकिंग मैरिज वॉइड, क्या भाई शादी हो गई है लेकिन चलो कोई बात नहीं, मतलब हो गया तो हो गया, ठीक है, तो फिर इस अगर हो गया तो हो गया, तो फिर इस एक्ट की जरूरत क्या है? और अगर हमने ये कर दिया कि नहीं जी, जो भी अंडर 18 या 21 मैरिजेस हैं वो वाइड हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर सोचिए कि जिनकी शादी हो गई है उनकी सोशल एक्सेप्टेंस पे कितना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। आप समझ रहे कि नहीं समझे? तो यही इन लोगों का कहना है कि भाई आप पहले प्रॉब्लम को समझो। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे और सीधा एक्ट बना देंगे तो आप एक प्रॉब्लम को खत्म करने के चक्कर में उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये दो बातें इनके कहने का मतलब है। और आगे बढ़े, इन्होंने कहा है कि जब हमने 18 ईयर्स एज किया उसके बावजूद इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस होती रही, जैसे कि मैंने आपको अक्षय तृतीया का बताया था आपको, ठीक है, राजस्थान का जो है मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपका जो है पॉपुलर वो है, तो उसके बावजूद चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं। तो फिर इस तरह के एक्ट का मतलब क्या है? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और जो चाइल्ड मैरिजेस में जो कमियां आई हैं वो कमी चाहे इस एक्ट की वजह से नहीं आई, वो कमी क्यों आई है? क्योंकि गर्ल्स के एजुकेशन पर हमने काम किया, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे काम किया। तो हमें समझना होगा कि एक्ट से पहले हमें रिफॉर्म मेजर्स पर ध्यान देना है। अच्छी दूसरी बात जो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये, जो मतलब कि अगर आप 18 से 21 कर देते हैं तो खास तौर से ये चाइल्ड मैरिजेस कहां हो रही हैं? ये हो रही हैं आपके शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में। ठीक है, आप जो है उन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को क्या कर देंगे? लॉ ब्रेकर के रूप में जो है बना देंगे। क्या ये अच्छी बात है? हमें ये सोचना होगा। ठीक है, इन कम्युनिटीज को आप एक तरह से इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया में कितनी सारी शादियां जो हैं वो क्या हो जाएंगी? आपकी इनवैलिड हो जाएंगी। ठीक है, तो यही वो बार बार कह रहे हैं कि इस एक्ट के लाने से जो रिजल्ट निकलेगा, क्या गवर्नमेंट ने उसको समझा है? ठीक है, अब जरा देखें कि ये इसका और क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे बुरा इंपैक्ट जो है यूथ पे पड़ता है। ठीक है, वो क्या है? उनकी जो आपकी जो सेक्सुअलिटी की जो फ्रीडम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कहोगे कैसे? अब जरा देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक 17 ईयर की कोई गर्ल है, राइट, वो अपनी मर्जी से, अपनी कंसेंट से जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है चली जाती है, राइट, और दोनों जो है अपना मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ठीक है, अब उनके पेरेंट्स जो है उनको पकड़ के ले आते हैं। अब जरा सोच के देखिए, दो मतलब कि जिस कपल ने जो है, ठीक है, अपनी मर्जी से इंटरकोर्स किया, ठीक है, कोई उसमें फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो है उस खास तौर से उस गर्ल के जो पार्टनर जो है उसके ऊपर पोस्को लगाया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और दूसरा द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर 17 ईयर की कोई लड़की है और उसकी शादी बिना उसकी मर्जी के कर दी जाती है, ठीक है, और उसका हस्बैंड जो है उसके साथ मैरिटल रेप करता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। आप समझे नहीं समझे? ठीक है, तो पेरेंट्स के हाथ में जो ऑलरेडी वो इन दो एक्ट का जो है मिसयूज कर रहे हैं, और अब गवर्नमेंट जो है तीसरा एक्ट उनको देने जा रही है।
क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से देखिए, एक 18 ईयर का जो मतलब कि जो गर्ल है वो गवर्नमेंट मतलब कि बनाने के लिए वोट दे सकती है, मतलब उसके अंदर इतनी अकल है कि वो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकती है। लेकिन 18 ईयर की जो लड़की जो है वो क्या नहीं कर सकती, अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर नहीं चूज कर सकती। ठीक है, तो एक बार हमें सोचना होगा, ठीक है, कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक पैराडॉक्स की बात करता हूं। क्या है पैराडॉक्स? ये क्या है? वो ये है कि इस कोविड में आपको जान के ताज्जुब होगा कि लोगों की जॉब्स गई, ठीक है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस, मेंटल कंडीशन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, खासतौर से आपने देखा गर्ल्स वगैरह जैसे स्कूल नहीं जा पा रही हैं, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से शट डाउन है, लॉकडाउन है, ठीक है, तो वो नहीं जा रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जल्दी से जल्दी जो है लड़कियों की शादी कर दो। पहले हमें इस मानसिकता पर कुछ समझना होगा कि लड़कियों की शादी जल्दी जल्दी क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि जितनी जल्दी हम लड़की की शादी कर देंगे हमें दहेज उतना कम देना पड़ेगा, जितनी जल्दी हम लड़कियों की शादी कर देंगे हमें उसके प्रोटेक्शन पे ध्यान कम देना होगा, जिससे शादी करेंगे अब वो आगे ध्यान रखेगा। क्लियर है कि नहीं? जितनी जल्दी शादी कर देंगे तो हम अपनी पेरेंट्स को लगता है कि वो अपनी मर्जी चला पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी तो फिर वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करने की बात करेंगे, जो कि हमारी सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं है। वैसे मुझे ताजुब होता है कि हमारी सोसाइटी में जहां पर हम राधा कृष्ण की बात करते हैं, ठीक है, हम श्री राम की बात करते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से सीता जी को चुना, हम पार्वती जी की बात करते हैं उन्होंने अपनी मर्जी से शिव को उन्होंने चूज किया। लेकिन 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 हम अपने बच्चे को लाइफ पार्टनर चूज करने का राइट नहीं देना चाहते, है ना? ये पैराडॉक्स है कि नहीं, विरोधाभास है कि नहीं? ठीक है, तो कोविड में जहां एक तरफ क्या हुआ, जब इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हुआ, ठीक है, जब स्कूल के लिए कॉलेजेस के लिए एक्सेस जो है गर्ल्स का जो है कम हुआ, तो फिर आपका क्या हुआ, चाइल्ड मैरिजेस की तरफ बढ़े वो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट प्लान कर रही है वुमेन की मैरिज एज 21 कर दी जाए, ठीक है, 18 से घटाकर। अरे भाई जो है उसमें भी वो कम जो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब चाइल्ड मैरिज, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है, और आप एज बढ़ा रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि आप एज बढ़ाने पे ध्यान ना देकर क्या करें, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करें। आप क्या करें, वेलफेयर मेजर्स पे ध्यान दें, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ जाती है, अगर एक लड़की पढ़ लिख जाती है, ट्रेंड हो जाती है, स्किल्ड हो जाती है, तो फिर उस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और वो अपने डिसीजन ले सकती है। एंड डेफिनेटली वो जो है बिना एज बढ़ाए क्या हो जाएगा, वो जो है अपनी शादी जो है थोड़ा क्या करेगी, सेटल होने के बाद ही करेगी, या दूसरे शब्दों में लेट करेगी। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे एस्पेक्ट को समझ पा रहे होंगे। अब एक अगला आता है वो ये कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, वे आउट क्या है, ठीक है, कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन बिल्कुल वही है जो जया जेटली कमेटी ने कहा है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि भाई आप स्कूल कॉलेजेस की जो है एक्सेस जो है बढ़ाएं गर्ल्स के लिए, स्किल बिजनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गर्ल्स के लिए जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बढ़ाएं, सेक्स एजुकेशन स्कूल में जो है मतलब कि स्टार्ट करवाएं। इसके अलावा जो है वो ये कि रिफॉर्म मेजर्स पे पहले ध्यान दें एक्ट बनाने के अलावा, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि अवेयरनेस बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर हम ये चीज़ें कर पाते हैं तो डेफिनेटली शायद हमें एज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बढ़ाएंगे तो वो सही होगा, लेकिन पहले रिफॉर्म मेजर्स। क्लियर है कि नहीं? आई होप आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।